नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मौत पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जनता के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए यूपी सरकार, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। शिक्षकों की मौत पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कही ये बात। जी हां दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई शिक्षकों की कोविड संक्रमण से मौत के मामले में विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश की निष्ठुर बीजेपी सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव के दौरान हुई शिक्षकों की कोरोना से मौत मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है। वहीं मंगलवार को यूपी सरकार के बेसिक शिक्षक विभाग की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जो मुआवजे के पात्र हैं। इस मामले में वन इंडिया ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा से बातचीत की। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संपन्न पंचायत निर्वाचन में मात्र 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए यूपी सरकार, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर कई सलाह दी है। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जनसाधारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस लहर के दौरान व्यवस्था की ढुलमुल तैयारियों के चलते जनता को असहनीय पीड़ा उठानी पड़ी। कहा, जनता को बुरे हालत में छोड़ने की बजाय सरकार आगे बढ़कर कुछ जन कल्याणकारी कदम उठाए, जिससे लोगों को परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अप्रैल मई में मचे हाहाकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। कई सारे अनावश्यक नियम, लाल फीताशाही लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आए। महामारी ने जहां एक तरफ हजारों लाखों लोगों को हमसे छीना, प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि दूसरी तरफ रोजी रोजगार, व्यापार, काम धंधे के सामने भारी मुश्किलें पैदा करती हैं। ईमानदारी मेहनत से खाने कमाने वाले लोगों को इन मुश्किल हालातों में उनके हाल पर छोड़ देने की बजाय आज जरूरत है कि आपकी सरकार आगे बढ़कर कुछ जन कल्याणकारी कदम उठाए, जिससे लोगों को परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सके। कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि महामारी में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा निजी क्षेत्र अस्पतालों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई गैर सरकारी अस्पतालों ने जनसेवा की उम्दा ईमानदार मिसाल पेश की है, मगर पूरे प्रदेश से निजी अस्पतालों द्वारा आम जनता से इलाज के लिए मोटी रकम वसूलने की शिकायत भी आई है। आपने अपने मरीजों के लिए परेशान लोग भारी भरकम बिल चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जैसे तैसे करके पैसा जुटा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आपसे निवेदन है कि निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इलाज के लिए सुविधा के हिसाब से उचित एवं जनहितैषी कीमतें निर्धारित की जाएं, जिससे न अस्पतालों का आर्थिक नुकसान हो, न ही आम जनता के शोषण की गुंजाइश हो। सरकार मूल्यांकन पर जिन लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसा वसूला गया है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करे। उन्होंने आगे लिखा कि बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुएं एवं आवश्यक चीजों को खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। खाद्य तेल, सब्जियां, फल, घरेलू इस्तेमाल की चीजें बहुत तेजी से महंगाई की चपेट में आए हैं। प्रदेश में महंगाई पर नियंत्रण के लिए वस्तुओं का दाम बांधने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि इस बंदी के समय लोगों को घर चलाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के बड़े दामों, स्मार्ट मीटरों से पहले ही बहुत त्रस्त है। संकट के इस दौर में उसे बिजली के बिलों में राहत मिलनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर यूपी में बिजली के दाम बढ़ाए जाने की खबरें आ रही हैं। कृपया बिजली के दाम में एक भी पैसे की बढ़ोतरी न करें। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है कि सूबे के स्कूल बंद हैं, किंतु अभिभावकों पर स्कूल में हर महीने फीस जमा करने का दबाव है। स्कूलों के सामने भी अपने शिक्षकों को वेतन देने इत्यादि का संकट है। प्रदेश सरकार को स्कूल के प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक खाका तैयार कर फीस में छूट देने एवं स्कूलों को आर्थिक मदद का पैकेज देने की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा में अब तक 16 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए यहाँ संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। याचिका में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही इन हत्याओं की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब करने का आग्रह किया है। याचिका में दावा किया गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था खतरे में है, राज्य का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है। इस वजह से राज्य में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। इन हत्याओं को रोकने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के बाद कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 16 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। हिंसा के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है तो टीएमसी ने भाजपा को। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा से निपटने के लिए ममता बनर्जी की सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की प्रशंसा की थी। हाईकोर्ट के उस बयान को आधार बनाकर तृणमूल कांग्रेस के नेता सत्तारूढ़ दल का बचाव कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की ममता, बोली बोलने तक नहीं दिया। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब जाकर थोड़ी धीमी पड़ी है। हालांकि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण अभी भी बेकाबू स्थिति में है। कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने आज कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने जिले में पैदा हुए हालात की जानकारी ली। इस बैठक की सबसे खास बात ये रही कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नारदा स्टिंग केस में टीएमसी नेता का मुकुल रॉय शुभेंदु अधिकारी पर आरोप, कहा शपथ पत्र में छिपाई ये बात। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और एक विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरते समय भाजपा नेता मुकुल रॉय ने अपने शपथ पत्र में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी होने की बात छिपाई थी। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि एक अन्य भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपने हलफनामे में नारदा मामले का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किन धाराओं के तहत इसे दर्ज किया गया था। घोष ने कहा, उम्मीदवार के लिए उसके खिलाफ दर्ज मामलों का हलफनामे में जिक्र करना आवश्यक है। मुकुल रॉय ने अपने हलफनामे में नारदा मामले को पूरी तरह छुपाया। साल 2014 में बंगाल के एक पत्रकार ने टीएमसी के कुल 12 नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इनमें उस समय के 7 सांसद, ममता बनर्जी सरकार के 4 मंत्री और टीएमसी का एक विधायक शामिल था। आरोप है कि ये सभी नेता स्टिंग ऑपरेशन में 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ये टेप साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से महज कुछ पहले सार्वजनिक किए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इन 12 आरोपियों में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है, जो पहले टीएमसी में थे लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर कार्रवाई सिर्फ टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों पर क्यों हुई? तो इसका जवाब ये है कि शुभेंदु अधिकारी, सौगत राय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की अनुमति मांगी हुई है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है, जिसकी वजह से कार्रवाई रुकी हुई है। ये सभी 2014 में टीएमसी के सांसद थे और कार्रवाई करने के लिए लोकसभा स्पीकर की अनुमति जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद बोले, चीन ने किया भारत की जमीन पर कब्जा, डरपोक बनकर नहीं चलेगा काम। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट किया, चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। नेता ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। लेख में कटोच ने लिखा है कि दुनिया के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। साथ में लक्ष्य देश के स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना भी इसमें शामिल था। कटोच ने लिखा, हालांकि चीन ने वायरस के सामने आने के बाद दुनिया के आगे इस तरह से दिखावा किया कि वह
कोरोना महामारी से पीड़ित है। जुलाई 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को नियुक्त किया जाना इस योजना का हिस्सा था, जिन्होंने वुहान वायरस को कोविड करार दिया था। कटोच ने लिखा है कि चीन की जैविक युद्ध से जुड़ी तैयारियों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग देशों की म्यूटेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चीन बच निकले। हालांकि चीन धीरे धीरे तमाम गलत कारणों से सुर्खियों में आ रहा है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने शिनजियांग में उइगर क्षेत्र में उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचारों पर चर्चा की है। इसी तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हाल ही में भूटान क्षेत्र के अंदर एक चीनी गांव के निर्माण को कवर किया है। कटोच ने लिखा, चीन विदेश क्षेत्रों पर ऐतिहासिक दावों के निर्माण के लिए कानूनी युद्ध का इस्तेमाल करता रहा है। यह अवैध दावों को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ स्थानों को चीनी दाम देने पर जोर देता है। बीजिंग ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों को चीनी नाम दिया है, जिस पर वह अवैध रूप से दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। नवंबर 2020 में मीडिया ने बताया कि चीन ने भूटान की दक्षिण पश्चिमी सीमा के अंदर तोरसा नदी के किनारे पंगड़ा नामक एक गाँव बनाया था। लेख में कहा गया है कि शेन शिवेई ने डोकलाम क्षेत्र में स्थापित गाँव की तस्वीरें पोस्ट की और बाद में बस्ती के सटीक स्थान का संकेत दिया। हालांकि बीजिंग और थिम्पू दोनों ने इस बात से इनकार किया। अब सैटेलाइट इमेज एक चीनी गांव ग्यालाफुक की तस्वीर सामने आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे भूटान के अंदर 2 किलोमीटर बनाया गया है, जिसमें एक नई सड़क है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि भारत के साथ सीमा तक सुरक्षित पहुंच के लिए चीन ने पश्चिमी भूटान के अन्य क्षेत्रों पर धीरे धीरे अतिक्रमण। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुंभ का विसर्जन कर रैली करने चले गए पीएम मोदी, कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना तो भड़के भाजपा प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संकट के बीच पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आज तक चैनल पर चल रहे एक शो में कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंभ का विसर्जन कर प्रधानमंत्री रैली करने के लिए चले गए। पलटवार करते हुए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से केस क्यों नहीं दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें रोकते हुए एफआईआर की कॉपी अपने फोन से दिखा दी। बीजेपी नेता ने कहा कि देश को पीएम का आवास नहीं चाहिए, सांस चाहिए। शशि थरूर का भी ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि WHO ने कभी नहीं कहा कि ये भारतीय स्ट्रेन है, लेकिन शशि थरूर ने ये कह दिया कि ये इंडियन स्ट्रेन है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये टूल किट नहीं है, ये कांग्रेस के गिद्धों का स्कूल किट है। कांग्रेस आज एक कब्रिस्तान की तरह है, वहां पर गिद्ध बैठे हैं और वो देखते हैं कि लाश कहां है। बताते चले कि टूल किट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बीजेपी की तरफ से मीडिया के सामने सबूत पेश किए गए। बीजेपी ने दावा किया कि यह टूल किट कांग्रेस ने तैयार किया है, जिसके जरिए कोरोना काल में राजनीतिक लाभ लेने और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की तैयारी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि टूल किट सौम्या वर्मा ने बनाया है। पात्रा ने दावा किया कि सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद MV राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। इधर इस मामले पर वकील शशांक शेखर झा ने याचिका लगाकर पूरे मामले की NIA से जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि टूल किट के जरिए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि को खराब बिगाड़ने का प्लान था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी शिवसेना ने चक्रवात प्रभावित इलाके में पीएम मोदी के हवाई सर्वेक्षण पर उठाई सवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित इलाकों का दौरा क्या महाराष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र भी इस तूफान से प्रभावित हुआ है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री चक्रवात के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे और बाद में ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री का अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी दमन, दीव और गुजरात में चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे प्रभावित कुछ इलाकों में क्यों नहीं? क्या यह साफ साफ भेदभाव नहीं है? राकांपा महाराष्ट्र में शिवसेना नीत राज्य सरकार के घटकों में एक है। गुजरात में सोमवार देर रात दस्तक देने से पहले चक्रवात ने महाराष्ट्र के कई इलाकों खासकर तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तबाही की छाप छोड़ी है। 12 जिलों में 45 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राउत ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जैसे मजबूत एवं कुशल नेता संभाल रहे हैं जो सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां एक कमजोर राज्य सरकार है और चक्रवात ने अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। राउत ने कहा कि चक्रवात ने महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगवा सकते हैं कोविड
कोविड वैक्सीन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब कहा है कि कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा है कि जिन मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद वैक्सीन ले सकते हैं। अगर किसी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है और फिर उसके बाद संक्रमित हुआ है तो रिकवर होने के 3 महीने बाद दूसरी डोज ली जा सकती है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी को भी कोई भी दूसरी गंभीर बीमारी हुई और हॉस्पिटल या आईसीयू में एडमिट हुआ तो वह भी 4 से 8 हफ्तों के बाद कोविड वैक्सीन ले सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस पर चर्चा जारी है। कब डोनेट कर सकते हैं ब्लड? गाइडलाइन के अनुसार कोविड वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन लगाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि वह इसका संज्ञान ले, साथ ही इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन देने वाले कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन, दिल्ली, यूपी और हरियाणा से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाओं की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में बुधवार को पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी से इनकी कालाबाजारी में लिप्त कई लोगों को धर दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को पकड़ा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का बुधवार को भंडाफोड़ किया। बिहार शरीफ, नालंदा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड महामारी के बीच ये लोग ऑक्सीजन सप्लाई देने के नाम पर पैसे इकट्ठा करके धोखाधड़ी करते थे। इनके पास से बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की गई है। अकाउंट से करीब 1 करोड़ का लेन देन हुआ। हालांकि अब पुलिस ने उसे सीज कर दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले लोग छोटे चौधरी गैंग गिरोह के लोग हैं। बिहार के नालंदा से इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कई व्यक्तियों सहित पूरे भारत में कई लोगों को इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के बहाने ठगा था। इनके पास से 21 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। लैपटॉप, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट का भी पता चला। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच दवाओं व ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। पुलिस ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी में लिप्त 76 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक कुल 37 एफआईआर दर्ज कर ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपियों से 132 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 411 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस द्वारा बरामद ऑक्सीजन सिलेंडर व इंजेक्शन केस प्रॉपर्टी बनाने की बजाय संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन को दिए जा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने अस्पताल के फर्जी लेटर पैड से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 भाइयों को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से ऑक्सीजन के 40 भरे सिलेंडर बरामद हुए हैं। मेडिसिन हॉस्पिटल के नाम पर फर्जी डिमांड लेटर भी बरामद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। राहुल ने मोदी सरकार की नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीति है ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। गौरतलब है कि देश में वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में वैक्सीन कम होती जा रही है और कोरोना से मौत में इजाफा हो रहा है। ट्विटर के जरिए दिए अपने बयान में राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी पोस्ट किया है जिसमें बीते 4 अप्रैल से देश में लगातार वैक्सीन की कमी को दिखाया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की कोरोना से निपटने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी से हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए केंद्र सरकार को नींद से जगाना जरूरी है। वहीं बीते सोमवार को भी राहुल गांधी ने सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में असफल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोरोना से निपटने में सरकार को फेल बताया था। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों में तो कमी आई है, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। बुधवार को देश में कोरोना से 4,529 लोगों की मौत हुई। यह एक दिन में कोरोना से हुई मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीचरों की मौत के आंकड़ों पर खींचतान, प्रियंका बोली योगी सरकार बोल रही है झूठ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और शिक्षक संघ का दावा है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आने से 1621 टीचरों की मौत हुई। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा है, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। क्या है पूरा मामला? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।